अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर हारून लतीफ़ ख़ान। आई एम अ क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट एट लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ये अदारा लाइफ के नाम से जाना जाता है, जो कि हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर का IVF क्लिनिक है। मैं इधर एज क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट भी काम कर रहा हूँ और इधर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। आज का ये इनिशिएटिव जो है मार्टिन डाउ मार्कर का, आई थिंक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन और से रिलेटेड इश्यूज़ जो हमारी सोसाइटी के अंदर आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बे औलादी या बांझपन एक बहुत ही अहम इशू है और ये इशू हर तबके को अफेक्ट करता है, हर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को अफेक्ट करता है। अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो तकरीबन 15 से 20% जोड़ों में सब फर्टिलिटी या बांझपन होता है और उनको किसी न किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की आबादी का अंदाज़ा लगाएं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मकदार में पाकिस्तान के जोड़े हैं जिनको किसी न किसी मेडिकल असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत होती है। बांझपन की या बे औलादी की डेफिनेशन अगर आप मेडिकली देखें तो ये है कि अगर एक जोड़ा 12 महीने से ट्राई कर रहा है कि वो कंसीव कर लें और वो किसी वजह से कंसीव नहीं कर सक रहे, तो उनको ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि उनकी इनिशियल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस हों, जिससे पता लगे कि उसमें क्या वजह हो सकती है। जब इन जोड़ों के टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं तो तकरीबन 80% जोड़ों में कोई ना कोई वजह सामने आ जाती है और 20% जोड़े ऐसे होते हैं जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो होती है। उन 80% जोड़ों में जिनमें कोई ना कोई बे औलादी की वजह सामने आती है, उसमें तकरीबन 30 से 35% मेल फैक्टर होता है, यानी कि मर्द के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और तकरीबन 30 से 35% ही फीमेल फैक्टर होता है, यानी कि फीमेल पार्टनर के अंदर कोई ना कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। और तकरीबन 15 से 20% के अंदर दोनों मेल और फीमेल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मेल फैक्टर हो, फीमेल फैक्टर हो या दोनों फैक्टर्स हों या इवन अनएक्सप्लेन्ड हो, इन सब चीज़ों का कोई ना कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बांझपन के ट्रीटमेंट या बे औलादी के ट्रीटमेंट ओवर द ईयर्स बहुत तरक्की हो चुकी है और अब हर तरह का इलाज ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। टू इन्वेस्टिगेट, टू चेक, सबसे पहले तो एडवाइस यही किया जाता है कि आप हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करवाएं। ऑल्दो हमारी सोसाइटी में, कल्चर में अभी भी ये बहुत बड़ा इशू है कि हस्बैंड जो है या मेल पार्टनर जो है वो अपने टेस्ट नहीं करवाना चाहते और ज़्यादातर फोकस ट्रीटमेंट का फीमेल पार्टनर पे ही होता है। पर जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन अगर स्टेटिस्टिकली या परसेंटेज वाइज अब देखा जाए। और मेल का एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हस्बैंड सीमन एनालिसिस कहते हैं, जो एक सिंपल टेस्ट के ज़रिए हमें आइडिया हो जाता है कि क्या मेल की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर सीमन पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल रेंज हों हस्बैंड के, तो फिर हम अपनी अटेंशन जो है फीमेल पार्टनर की तरफ दे सकते हैं और फीमेल की इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम पहले हस्बैंड का टेस्ट करें। हस्बैंड के टेस्ट के बाद फीमेल के कुछ बेसिक टेस्ट हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनके हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल किए जाते हैं, कुछ उनके अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं, और अगर बांझपन के टाइम को 2 साल या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उनकी ट्यूब्स का टेस्ट जिसको लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, नॉर्मली डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है, वो भी एडवाइजेबल होता है। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं हस्बैंड एंड वाइफ की जो की जाती है, और इन इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो भी रिजल्ट्स निकले उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट तजवीज़ दिया जाता है। अगर तो हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स एक हद तक हैं कम या कमज़ोरी है, तो वो तो सिंपल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर पोर्ट हस्बैंड की एक ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है या दूसरी तरफ फीमेल के अंदर कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जिस तरह ट्यूब्स में रुकावट, ब्लॉक ट्यूब्स, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस या सिवियर पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इवन कई दफ़ा ये जो प्रॉब्लम्स हैं इतनी ज़्यादा होती हैं कि फिर सिंपल मेडिसिन से हम ट्रीट नहीं कर सकते। सो इन प्रॉब्लम्स के लिए फिर हमारे पास जदीद इलाज भी मौजूद हैं जो हम इन कपल को ऑफ़र किए जा सकते हैं।
इन जदीद इलाज के अंदर जो सबसे पहला इलाज है, अगर कोई कुदरती कंसीव नहीं कर रहा और मेडिसिन ट्रीटमेंट के बाद भी कामयाबी उनको नहीं मिल रही, तो फिर एक इलाज है जिसको हम IUI कहते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसकी मदद से उन जोड़ों में जिनमें कुछ माइनर प्रॉब्लम है पर फिर भी नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रही और 2 साल या उससे ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, ट्यूब्स अगर फीमेल की ठीक हैं, हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स क्लोज टू नॉर्मल रेंज में हैं, तो IUI की तरफ हम जा सकते हैं। जिन कपल्स में IUI की अटैम्प्ट्स करने के बाद अप टू 3 to 6 अटैम्प्ट्स तक हम कह सकते हैं कि कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही या कामयाबी नहीं मिल रही, तो फिर उन कपल्स को हम IVF ICSI यानी कि जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कहते हैं, उसकी तरफ की एडवाइस भी दे देते हैं। IVF ICSI या तो IUI में फेलियर के बाद एडवाइस दिया जा सकता है या फिर उन कपल्स में जिनमें कुछ ऐसा फैक्टर हो जिस तरह बहुत पुअर सीमन पैरामीटर्स हों जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो सकते या IUI के लिए भी फिट नहीं है, या वाइफ के अंदर ट्यूब्स में रुकावट हों जिस तरह मैंने पहले कहा, या कोई और सिवियर फीमेल इनफर्टिलिटी फैक्टर हो, तो उनको फिर हम डायरेक्ट IVF ICSI एडवाइस कर देते हैं। IVF ICSI ट्रीटमेंट्स जो हैं अब क्योंकि इतने सालों से किए जा रहे हैं और उसमें बहुत नई नई चीज़ें भी ऐड होती जा रही हैं, तो उसमें सक्सेस रेट अब बहुत बेहतर हो गया है। ऑन एवरेज अच्छे सेंटर्स में, अच्छे क्लिनिक्स में अगर IVF ICSI ट्रीटमेंट किया जाए तो तकरीबन 40 से 45% तक एक अटैम्प्ट के बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। यही सक्सेस रेट जब इलाज शुरू हुआ तो सिर्फ 10 से 15% होता था। सो अब विद लेटेस्ट टेक्निक्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत से सिवियर मेल या फीमेल फैक्टर्स को इन IVF ICSI ट्रीटमेंट के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं और स्टेटिस्टिकली देखा गया है कि more than 50% of the couples who are coming to these clinics will eventually be able to conceive. So इसलिए इस ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प इन जोड़ों की जा सकती है। उसके अलावा भी अब बांझपन के इससे भी आगे मज़ीद जदीद इलाज जिनको PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक्स और बहुत सी और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सो बेशक बांझपन अभी भी बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करता है, बेऔलादी बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करती है, पर हम लोग लकी हैं कि हमारे पास भी पाकिस्तान में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स, जदीद तरीन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और अगर ये जोड़े सही वक्त पर टाइम वेस्ट किए बगैर अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाएं तो अल्लाह ताला उनको एक हेल्दी बेबी से नवाजता है। IVF और ICSI की बात हो रही थी या टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पेशेंट्स में ये आता है कि क्या ये इस्लामी तरीके से जायज़ इलाज हैं, शरई लिहाज से ये जायज़ इलाज हैं कि नहीं है। और ये बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि ये जो IVF ICSI ट्रीटमेंट्स हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज जिसको आम ज़बान में कहते हैं, ये दुनिया के सारे इस्लामी ममालिक में किया जा रहा है। इसके ऊपर एज़ अर्ली एज़ 1982 में फतवा आ गया था जिसमें हमें प्रॉपर गाइडलाइंस मिली थी कि ये इलाज इस्लामिक दायरे में कैसे रह के किया जा सकता है। और इसमें सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि ये इलाज सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का होगा, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म और वाइफ के एग इस्तेमाल किए जाएंगे और जो बच्चा होगा वो हस्बैंड एंड वाइफ का ही होगा। बहुत से पेशेंट्स ये आके मुझसे चीज़ डिस्कस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसके ऊपर ना सिर्फ इंटरनेशनल फतवा बल्कि लोकल पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का भी फतवा आ चुका है कुछ साल पहले, जो कि इन IVF ICSI इलाज को जायज़ करार देते हैं और उन गाइडलाइंस के मुताबिक ही ये इलाज पूरे पाकिस्तान में और बाकी इस्लामी ममालिक में किया जाता है। एंड में मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मार्टिन डाओ मार्कस का, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ सब फर्टिलिटी इन द कम्युनिटी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।